प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर हृदय शर्मा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हमारी जो चर्चा है वह है गुप्त काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गुप्त पीरियड, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएससी में, एमपीपीएससी में कई बार आया है, चाहे वो राजस्थान पीएससी हो, छत्तीसगढ़ पीएससी हो, लगभग ये क्वेश्चन कई बार आया कि गुप्त काल की विशेषताएं क्या थी। तो आज हमारी चर्चा इसी पर है। देखिए, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहासकार रामशरण शर्मा, रोमेला थापर और एस.के. मैती ने स्वर्ण काल की अवधारणा को एक यूटोपिया कहा है। यूटोपिया अर्थात कोरा आदर्श। ये कोरा आदर्श है, ना कि स्वर्ण काल। ये कहा है तीन बड़े इतिहासकार, रामशरण शर्मा यानी आर.एस. शर्मा जी, रोमेला थापर और एस.के. मैती, तीनों बड़े इतिहासकार रहे। इन्होंने इसको, इस जो कंसेप्ट है गोल्डन पीरियड की, उसको यूटोपिया यानी कोरा आदर्श कहा है। जबकि हम देखते हैं इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार, विंसेंट स्मिथ और आर.एस. त्रिपाठी जैसे जो इतिहासकार, उन्होंने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है। देखिए, स्वर्ण युग का अर्थ ये नहीं है कि चारों तरफ सोना ही बरसता हो। अगर हम कहें कि तमाम, अगर हम आदर्शवाद की बात करें तो इतिहास का कोई भी काल, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री का हो चाहे भारतीय इतिहास का हो, तो कोई भी काल जो है वो स्वर्ण काल की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। स्वर्ण काल का माने ये है कि जिस काल में साहित्य, कला, संस्कृति, धर्म, रीति रिवाज, विज्ञान, सभी क्षेत्रों में हम उन्नति की ओर बढ़े, उन्नत हुए, अग्रसर हुए, उसकी ओर बढ़े, वो अपने आप में ही स्वर्ण काल कहलाता है। उसी आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो आइए, स्वर्ण काल की क्या क्या विशेषताएं रही हैं गुप्तकालीन, ये पॉइंट है, इसी आधार पर हमारी चर्चा होगी। पहला है राजनीतिक एकता का काल, दूसरा है महान सम्राटों का काल, तीसरा है विदेशी शासन की समाप्ति और चौथा है श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल, पांचवा है आर्थिक समृद्धि का काल, छठवां है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार का काल, सातवां है साहित्य, विज्ञान तथा कला का चरमोत्कर्ष काल। तो आइए हम इन्हीं पॉइंटों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राजनीतिक एकता का काल। जैसा कि हमने इतिहास पढ़ा है कि भारत का इतिहास केंद्रीकरण, फिर विकेंद्रीकरण, फिर केंद्रीकरण, फिर विकेंद्रीकरण की भी चलने वाले इतिहास की कहानी है। जब भी कोई पावरफुल राजा हुए, हम केंद्रीकृत हुए, पूरा भारत एक सूत्र में बन गया राजनीतिक रूप से। अन्यथा हमारे यहाँ विकेंद्रीकरण की स्थिति रही है। केंद्रीकरण देखा जाए, राजनीतिक एकता का जो हम देखें तो 3 या 4 बार ही हमारे राजनीतिक एकता दिखाई पड़ती है। अन्यथा हमारे यहाँ हमेशा विकेंद्रीकरण और विभाजन की स्थिति बनी रही है। 16 महाजनपद काल में हमने देखा कि 16 महाजनपद है, विकेंद्रीकरण और विभाजन का दौर है। मौर्य काल में पहली बार हमने राजनीतिक एकता के दर्शन किए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट होने का गौरव प्राप्त है, ये सब हम जानते हैं। मौर्य काल के बाद फिर से भारत में विकेंद्रीकरण और विभाजन की परिस्थितियां निर्मित हो गई। मौर्योत्तर काल में हम कई राजवंश दिखाई पड़ते हैं, शुंग, कण्व, सातवाहन, और इसी के साथ हम देखते हैं कि विदेशी ताकतें भी प्रबल हो गई, क्योंकि जब भी भारत में सार्वभौमिक सत्ता का अभाव हुआ है तब विकेंद्रीकरण बना है, विदेशी आक्रमणकारी हमारे ऊपर आक्रमण करने आए हैं। इस काल में हम देखते हैं इंडो ग्रीक भी आ गए, शक भी आ गए, पहब भी आ गए, कुषाण भी आ गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मौर्योत्तर काल में एक बार फिर से विकेंद्रीकरण विभाजन की प्रवृत्तियां हमारे यहाँ संलग्न हो गई थी। गुप्त शासक आए तो गुप्तों ने बहुत कुछ हद तक, विशेषकर आर्यवर्त को हम देखें और दक्षिण के कुछ हिस्सों को देखें तो बहुत कुछ हद तक है ना, एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। एक तरीके से केंद्रमुखी जो है प्रवृत्ति की ओर वो अग्रसर हुए। जैसे आप देखते हैं कि राजनीतिकता काल इसलिए कहा गया इसको कि गुप्तों ने लगभग जो है भारत के पूरा जो आर्यवर्त है इसको अपने कंट्रोल में ले लिया। इसके अलावा समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ की नीति के द्वारा कांचीपुरम तक पहुंच गया, विष्णुकोप को भी उसने पराजित कर दिया। यानी उत्तर के साथ साथ दक्षिण के भी एक बड़े हिस्से पर उसका अधिकार था। इसलिए हम इस काल को राजनीतिक एकता का काल कहते हैं। ये विशेषता इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर राजनीतिक एकता का काल नहीं होता तो साहित्य, विज्ञान, कला और संस्कृति की उन्नति भी नहीं होती। ये जो बहुत कुछ हद तक जो उन्नति हुई, इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि गुप्तों ने भारत को एक सूत्र में पिरो दिया था। तो ये राजनीतिक एकता का काल दिखाई पड़ता है। ये पहला पॉइंट है, यानी इस काल में हमें बड़े पैमाने पर पूरी तरह से मौर्य काल जैसी राजनीतिक एकता तो नहीं थी,
लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि बहुत कुछ हद तक भारत एक सत्ता के अधिकार में चला गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत हमेशा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमेशा हमारे यहाँ कम रही है, हमेशा विकेंद्रीकरण रहा है। लगभग 4-5 बार ही भारत का राजनीतिक एकता हुई है। पहली बार हमारे यहाँ मौर्य काल में दिखाई पड़ती है, गुप्त काल में उतना तो नहीं है लेकिन बहुत कुछ हद तक था। उसके बाद दूसरी राजनीतिक एकता दिखाई पड़ती है हमारे यहाँ जो है तुगलक काल में, क्योंकि तुगलकों ने जो अलाउद्दीन खिलजी के विजय के बाद दक्षिण और उत्तर सबको जीत लिया था। उसके बाद तीसरी जो है राजनीतिक एकता दिखाई पड़ती है हमें मुगल पीरियड में, मुगल काल में। औरंगजेब के जमाने में एक विशाल साम्राज्य था मुगलों के पास। उसके बाद चौथी जो राजनीतिक एकता दिखाई पड़ी वो दिखाई पड़ी हमें जो है ब्रिटिश काल में। ब्रिटिशर्स ने कई लड़ाइयां लड़कर पूरे भारत को एक सूत्र में, राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो दिया था। उसके बाद 5ही बार जो दिखाई पड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जब 562 देशी रियासतों को भारत में विलीन करवाया था, इसलिए उनको भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि गुप्त काल में हमें राजनीतिक एकता का काल के दर्शन दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है महान सम्राटों का काल। बिल्कुल सही बात है, इतने महान सम्राट केवल इसी राजवंश में हुए। पूरा इतिहास हमने पढ़ के देखा, अनंत इतने सारे सम्राट हमें प्राचीन काल में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखिए ना, मौर्य काल में हम देखें तो वहां केवल 2 ही सम्राट दिखाई पड़ते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक। कुशांश में हम देखते हैं तो केवल कनिष्क महान दिखाई पड़ते हैं। शकों में हम देखते हैं तो महाक्षत्रप रुद्रदमनीय में महान दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम इंडो ग्रीक देखें तो उनमें मीनांडर दिखाई पड़ते हैं। पहैब देखें, पैप तो हालांकि बहुत छोटे मोटे थे तो उनमें गोंडोफर्निजी दिखाई पड़ते हैं। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि एक राजवंश में इतने सारे महान राजा हुए, वैसा हमें अनंत उदाहरण नहीं मिलता। अब देखिए, फर्स्ट जो राजा थे वो श्रीगुप्त थे। मान के चल देंगे कि ये संस्थापक हैं, कोई बात नहीं, छोटा मोटा राज था इनका। इनके बाद इनके जो है उत्तराधिकारी हुए घटोत्कच, इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। संभवतः ये सामंत स्थिति में ही रहे होंगे, कुषाणों के सामंत थे गुप्त। उसके बाद जो सम्राट आए तो ये 2 तो हम नहीं मान सकते, लेकिन उसके बाद जो सम्राट आए चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। राजा रानी प्रकार के यानी लिच्छवी प्रकार के सिक्के चलवाए, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और लिच्छवी राजकुमार कुमार देवी अपने पिता की अकेली उत्तराधिकारी थी। पूरा की पूरा जो राज्य है वो इन्हें दहेज में प्राप्त हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। समुद्रगुप्त इन्हीं का ही उत्तराधिकारी था जो अपने आप को लिच्छवी दोहित्रम कहता है। तो कुल मिला के चंद्रगुप्त प्रथम एक महान राजा निकले और उन्होंने जो है गुप्त संवत भी स्टार्ट किया था तो 319-20 में। तो उसके बाद हमें दिखाई पड़ते हैं समुद्रगुप्त। इनके बारे में ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं और सब जानते हैं। बहुत सारी इनकी उपाधि मिलती हैं। प्रयाग प्रशस्ति से इनकी मिलिट्री अचीवमेंट की हमें जानकारी प्राप्त होती है। जबरदस्त उपाधियाँ हैं, परम भागवत हैं, वे धरणीबंध हैं, वे कविराज हैं, वे पराक्रमांक हैं, वे कांच हैं, वे चंद्र प्रकाश भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उनका जो है उद्देश्य था धरणीबंध, अर्थात संपूर्ण भूमि को बांध कर रखना। सर्वशास्त्रवर्ता भी हैं, सर्वराजोच्छेता भी हैं, अनेक अश्वमेध याजन भी हैं वे। तो इस तरह की उनकी उपाधि से पता चलता है कि उन्हें भारत का नेपोलियन यूं ही नहीं कहा जाता। स्मिथ जैसे जो इतिहासकार है, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, उसने उन्हें भारत का नेपोलियन की उपाधि दी थी उनकी सैनिक जो है उपलब्धियों से, मिलिट्री अचीवमेंट से खुश होकर। हम आपको बता दें कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के जो राजाओं को हराया उसे आर्यवर्त के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इसमें उसने प्रक्षोभधन की नीति अपनाई थी, अर्थात शत्रु के लक्ष्मी और राज्य दोनों पर उनका अधिकार हो गया था। जबकि दक्षिण में जो नीति अपनाई उसे कहा गया ग्रहण मोक्ष अनुग्रहण की नीति, अर्थात शत्रु की केवल लक्ष्मी ली गई और उसका राज्य उसको लौटा दिया गया। तो समुद्रगुप्त एक बड़े विजेता दिखाई पड़ रहे हैं। कई शकों और कुषाणों ने अपनी कन्याओं को उन्हें उपहार में सौंपा था। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कई जो राजा महाराजे जो थे वो इनके यहाँ गौण दंडात्मक जो है उपाधि हासिल करने के लिए बैठे रहते थे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बड़े पावरफुल थे। नाग राजाओं को भी उन्होंने पराजित किया था। उसके बाद भले ही रामगुप्त एक अप्रिय प्रसंग रहे हों उनके यहाँ, लेकिन उसके बाद जो दूसरे देखे
वो थे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एक महान शासक हुए। वस्तुतः अगर देखा जाए गुप्त काल की सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में जो गोल्डन पीरियड दिखाई पड़ता है तो उसका एक बड़ा कारण समुद्रगुप्त की जगह हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बड़े पावरफुल थे। उन्होंने एक विवाह तो ध्रुव स्वामिनी से किया जिससे उनका एक पुत्र हुआ रामगुप्त। उनका एक विवाह नाग राजकुमारी कुबेर नागा से हुआ जिससे उन्हें एक पुत्री हुई थी प्रभावती गुप्त। प्रभावती गुप्त जो पूरा ताम्रपत्र जिसका है और वो अपने इसमें अपने पिता के गोत्र को धारणी गोत्र का बताती हैं और अपने जो है पति के गोत्र को विष्णु वृद्धि गोत्र का बताती है। यानी प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटकों में हुआ। बड़ी सूझबूझ से गुप्तों और बकाटकों की सम्मिलित शक्ति से भारत से शक राज्य की शक सत्ता का समापन हुआ और इस क्षेत्र में उसने बकायदा व्याघ्रहरण प्रकार के सिक्के चलवाए। शकारी का टाइटल धारण किया अर्थात शकों का नाश करने वाला, और यही उसने एक टाइटल धारण किया जो इतिहास का प्रसिद्ध टाइटल है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का अर्थ होता है, विक्रम का अर्थ होता है तेज और आदित्य का मतलब होता है शूर, अर्थात सूर्य के जैसा जिसका तेज है वही इतिहास में विक्रमादित्य है। 14 विक्रमादित्य हुए इतिहास में, उनमें से सबसे फेमस जो विक्रमादित्य हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। तो ये बड़े पावरफुल राजा दिखाई पड़ते हैं। हमने देखा कि इनके बाद जो आए कुमारगुप्त आए। कुमारगुप्त ने भी अच्छी खासी व्यवस्था करी, नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। इसके अलावा उनके शासनकाल में जो हम देखते हैं मैकल क्षेत्र की रहने वाली जो जाति थी पुष्यमित्र, उसने आक्रमण किया, लेकिन कुमारगुप्त के जो पुत्र थे युवराज स्कंदगुप्त उन्होंने उन्हें पराजित कर दिया। उसके बाद कुमारगुप्त के जो है वे भी बड़े महान राजा हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय की जो टाइटल था वो था कृतस्थ पृथ्वी जय, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। इन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण करी। और इधर कुमारगुप्त की उपाधि बड़ी दमदार थी, महेंद्रादित्य, उनको भी टाइटल मिला हुआ था। उसके बाद आए भारत के एक महान रक्षक स्कंदगुप्त, जिन्होंने शक्तिशाली हूणों को, जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, उन्हें बुरी तरह से मात दी थी, बड़ी बुरी तरह से उन्हें पराजित किया था। याद रहे हूण आक्रमण कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। इन्हीं हूणों से पूरा चीन त्रस्त था, विशाल चाइना की दीवार खड़ी की गई थी। इन्हीं हूणों से पूरा की पूरा जो है बेंजाइन जो राज था रोमन्स में वो पूरी की पूरी मिट्टी में मिला दिया गया और इन्हीं हूणों की एक शाखा हमारी तरफ बढ़ी, लेकिन स्कंदगुप्त की शक्तिशाली भुजाओं से टकराकर वो तहस नहस हो गई, छीन छीन हो गई, चूर चूर हो गई, बिखर गई। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो काल है महान सम्राटों का काल है। इसके बाद दिखाई पड़ता है विदेशी शासन की समाप्ति। देखिए मौर्योत्तर काल में बड़े पैमाने पर विदेशियों का शासन स्थापित हो गया था। शक भी थे उनमें, कुषाण भी थे, इंडो ग्रीक भी थे, पह भी थे, लेकिन इस काल में कोई विदेशी शासन नहीं दिखाई पड़ता था। अकेला एक शक था और शक राज्य को जीत लिया गया। और आप जानते हैं ये जो विजय हुई वह हुई थी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जमाने में। जैसा कि आप जानते हैं कि शक राज ने एक बार जो रामगुप्त महाराज थे जब, तो उनकी पत्नी मांग ली थी ध्रुव स्वामिनी, जो उनके भाई को अपने कुल की मर्यादा के विपरीत लगी और उसने फैसला किया कि वो स्त्री के भेष में जाएगा और शक राजा को मारेगा। उसने वही किया, इसलिए उसे साहसांग कहा जाता है। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, यानी शत्रु के क्षेत्र में जाना, शत्रु के राजा की हत्या करना और वापस लौट आना एक बड़ी घटना है, इसलिए उसे साहसांग कहा गया। और उसमें हमने देखा कि पूरे राज्य में उसकी जय जयकार हुई और उसका जो विवाह है वो ध्रुव स्वामिनी से हो गया। महाराज रामगुप्त को हटा दिया गया और उन्हीं के छोटे भाई है इनको सिंहासन सौंप दिया गया। ये बड़ी घटना थी। इसके बाद हम देखते हैं शकों को वो नहीं भूले थे सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन शकों को जीते तो कैसे जीते? शकों का राज उस जमाने में जो था वो गुजरात में था, ये शक राज्य है, और इसी के बीच में फंसा हुआ था बकाटक डायनेस्टी। बकाटक विष्णु वृद्धि गोत्र के ब्राह्मण थे, पावरफुल थे और समुद्रगुप्त की शक्ति से भी कभी भयभीत नहीं हुए। तो ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य है और यही फंसा हुआ था गुप्त साम्राज्य। तो कैसे किया जाए भैया? तो उन्होंने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बकाटक राजघराने में करा दिया। कुछ समय बाद बकाटक महाराज जो है रुद्र सिंह, उनकी मृत्यु हो गई है। बकाटकों पर प्रभाव था तो जाहिर सी बात है कि शासन प्रभावती गुप्त चलाएगी।
कारण ये थे कि उसके जो पुत्र थे वो भी अल्पवयस्क थे। लगभग 390 से 410 तक प्रभावती गुप्त ने ही शासन किया। तो जाहिर सी बात है कि पिता ने अपनी पुत्री को काफी सहयोग भी किया होगा। ठीक है, एक रोज गुप्तों ने एक शक्तिशाली सेना शकों के राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी। तो जाहिर सी बात है कि बकाटक राज्य में उनकी जो पुत्री है वो भी अपने पिता को सहयोग करेगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि गुप्त और बकाटकों की सम्मिलित शक्ति से भारत में शक राज्य का जो एकमात्र विदेशी शासन बचा हुआ था उसका अंत हो गया। और इसी उपलक्ष्य पर उसने शकारी और विक्रमादित्य जैसे टाइटल धारण किए और व्याघ्र हरण प्रकार के यहाँ चांदी के सिक्के चलवाए थे, क्योंकि इस क्षेत्र में बाघ यानी शेरों की संख्या ज्यादा थी। तो कुल मिला के विदेशी शासन भी इस काल में समाप्त हो गया। श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल। गुप्त, अगर हम अभिलेखों पर चर्चा करें या साहित्य पर चर्चा करें तो ये जो काल है वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का काल है। कालिदास कहता है कि उपवन में मद पीकर सोई हुई स्त्री के वस्त्र और आभूषण को वायु भी स्पर्श नहीं कर सकता, तो उन्हें चोर कैसे चुरा सकते हैं। ये गुप्तकालीन शांति व्यवस्था की ओर संकेत कर रहा है। यानी उपवन में मस्त बढ़िया वो अपने सो रही हैं, आराम कर रही हैं, उन स्त्रियों को वायु भी स्पर्श नहीं कर पा रही। हालांकि ये एक उपमा है, अतिशयोक्ति है। तो उनके जो वस्त्र हैं उनको चोर कैसे चुरा सकते हैं। चीनी जो यात्री आया था फायन, उसने भी कहा कि जब यह राजा राज्य कर रहा था तो उस समय दंड विधान बहुत सरल थे, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, न्यायालय बहुत कम जाया जाता था, नगर पालिका वगैरह के दंड जो टैक्स हैं वो नहीं थे। और वो कहता है कि दंड विधान इतने मृदु थे कि बारंबार राजद्रोह का अपराध करने वाले व्यक्ति का केवल दाहिना हाथ ही काट लिया जाता था। यानी उसने जो बारंबार राजद्रोह जैसा अपराध किया जगन, तब जाके उसका दाहिना हाथ काटा जा रहा है। नहीं, उससे पहले के काल में हम देख रहे हैं, चाहे मौर्य काल हो चाहे कोई सा भी काल हो, दंड विधान बड़ा कठोर था। खुद अशोक के समय भी मृत्यु दंड दिया जाता था। हालांकि 3 दिन की मोहलत दी जा रही है उसको, लेकिन मृत्यु दंड का विधान तो उस जमाने में था। लेकिन इस जमाने में उदार वातावरण में दिखाई पड़ रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी शांति व्यवस्था है, कोई चोरी चकारियां ज्यादा नहीं हो रही हैं, ज्यादा लूट हत्याएं नहीं हो रही। इसके बड़ा कारण यह था कि लोग सुखी और संपन्न थे। सूफिया अभिलेख में कुमारगुप्त के शासनकाल को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। यानी शरद काल में सूर्य हमें अच्छा लगता है तो वैसा ही मोहक जो लगता है वैसे ही उसके शासनकाल को बताया गया है। तो इसके पीछे मेन कारण था कि गुप्त बड़े उदार शासक थे। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित शासन प्रणाली की नींव डाली थी, ये हमें मानना पड़ेगा। उसके बाद अगला है आर्थिक समृद्धि का काल। बिल्कुल सही बात है। 1/6 भू राजस्व था, यानी बहुत कम टैक्स लिया जाता था। कामंडक के नीति सार में कहा गया है कि जिस प्रकार से सूर्य अपनी रश्मियों के माध्यम से जल ग्रहण करता है, ठीक उसी प्रकार से राजा को प्रजा से कर या टैक्स लेना चाहिए। उसने यहाँ राजा की तुलना ग्वाले और माले से की है। यानी जिस प्रकार से ग्वाला पहले गाय को दूध दोहने से पहले उसको बढ़िया चारा खिलाता, उसका पालन पोषण करता तब उससे दूध लेता है, ठीक वैसे ही जैसे माली पहले पुष्प यानी पौधा जो है लगाता है, उसमें खाद डालता है, पानी देता है, तब जाकर उससे पुष्प प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही राजा पहले प्रजा का प्रबंधन करे और उसके बाद उससे जो है राजस्व ले। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी व्यवस्था दिखाई पड़ रही है। सूर्य रश्मियों के माध्यम से, यानी सूर्य बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो जल सोखता है उसका हमें पता नहीं चलता। ठीक वैसी ही बात यहाँ कही है कि राजा को प्रजा से वैसे ही टैक्स लेना चाहिए, उन्हें पता ही नहीं चला कि उनसे टैक्स ले लिया गया, उन पर मतलब उस पर कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े। तो ये हमें दिखाई पड़ रहा है। इस काल में पूरे आर्यवर्त उनके कंट्रोल में है। तो दोनों प्रसिद्ध जो बंदरगाह थे, चाहे वो भरुकक्ष हो, भरूकक्ष जिसे हम भरूच के नाम से जानते हैं जो गुजरात में है, इसके माध्यम से अरब कंट्रियों के साथ व्यापार होता था हमारा। वही बंगाल में जो ताम्रलिप्ति है बंदरगाह, ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह है, इसके माध्यम से हमारे जो संबंध हैं वो दक्षिण पूर्वी एशियाई जैसे जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के साथ थे। तो इस प्रकार से बड़ा जो है व्यापार कंट्रोल था। और हम देखते हैं कि इस काल में श्रेणी यानी गिल्ड थी जो व्यापार व्यवसाय का संचालन करती थी और उन्हीं के माध्यम से पूरा व्यापार व्यवसाय चलता था। श्रेणियों के जो नियम है वो श्रेणी धर्म कहलाते थे। और जैसा कि हमने देखा कि श्रेणियां साम्राज्य से ज्यादा स्थायी होती थी, यानी साम्राज्य तो बनते बिगड़ते रहते थे लेकिन श्रेणियां नहीं टूटती थी, उनके नियम यथावत रहते थे।
तो इस प्रकार से आर्थिक समृद्धि का काल है। इस काल में हमने देखा कि स्वर्ण सिक्के बड़े पैमाने पर चलाए गए। हालांकि वो कुषाणकालीन सोने के सिक्कों से थोड़ा सा कम शुद्ध है, लेकिन हाँ इतना तो है कि बड़े पैमाने पर जो है ठोस सोने के सिक्के हमें गुप्त काल में दिखाई पड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है जब ठोस सोने के सिक्के, इसी से हमें पता चलता है कि उस काल में व्यापार व्यवसाय की स्थिति अच्छी है। उसके बाद है भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार। देखिए गुप्त शासक जो है भारतीय संस्कृति का उन्होंने विदेशों में प्रचार प्रसार किया। यहां इसे हम कह सकते हैं बृहत्तर भारत की स्थापना, बृहत्तर भारत की स्थापना। इससे तात्पर्य है ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया यानी इसकी जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी समुद्रगुप्त के जमाने में, क्योंकि उसके एक जो है प्रयाग प्रशस्ति की जो अभिलेख है उसमें आदि सर्प भी वासवी लिखा हुआ है, अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई द्वीपों से चर्चा हो रही है। यानी आसियान के देशों के साथ जो हमारे जो कल्चरल जो संबंध बने, आर्थिक संबंध बने, शैक्षिक संबंध बने, व्यापारिक संबंध बने, ये तमाम जो है इसकी जो शुरुआत है वो गुप्त काल में हुई थी। जैसा कि जावा से प्राप्त एक जो है लेख प्राप्त हुआ है कामंद के सार, उसमें कहा गया है कि यहाँ एक जो राजा थे जावा के ऐश्वर्यपाल, वो अपने आप को समुद्रगुप्त का वंशज बताते हैं। चीनी यात्री फाइयान का भी मानना है कि इस क्षेत्र में जो बहुत कुछ उन्नति हुई उसके पीछे एक बड़ा कारण गुप्त डायनेस्टी ही है। तो इस तरीके से भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार प्रसार हुआ, यानी जावा, इंडोनेशिया, थाईलैंड वगैरह सारी चीज पहुंची। आप जानते हैं कि बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है काफी बड़ा है। कंबोडिया में जो मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है, अंकोर वाट का मंदिर जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। तो ये सब हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों के परिणाम थी। और आप जानते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी इस काल में काफ़ी डेवलप हुई थी। कुमारगुप्त ने इसको स्टार्ट करवाया था, उसके बाद तेजी से वो आगे बढ़ी। और इसका एक बड़ा कारण था कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के जो छात्र हैं वो यहाँ पढ़ाई लिखाई के लिए आते थे। इसके बाद है जो चर्चा है वो है साहित्य, विज्ञान और कला का चरमोत्कर्ष काल। इस काल में बहुत साहित्य लिखा गया, ये हम सब जानते हैं। जैसे कि हमने देखा कि संस्कृत को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और उदयगिरी गुहा लेख जो वीरसेन सैफ के जमाने का है वो भी अपने आप में उत्कृष्ट है। इसके अलावा काव्यात्मक शैली से लिखा हुआ प्रयाग प्रशस्ति जिसमें समुद्रगुप्त की मिलिट्री अचीवमेंट की जानकारी मिलती है, वो भी अपने आप में एक अद्वितीय साहित्य का ही परिचायक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस काल में इतना साहित्य लिखा गया कि उज्जैनी में तो नवरत्न दिखाई पड़ रहे हैं हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और इसके अलावा उज्जैनी में तो एक विद्युत परिषद हुआ करती थी जो इन सब का परीक्षा लिया करती थी। कालिदास संस्कृत भाषा के मूर्धन्य कवि और निपुण नाटककार, जिनकी टक्कर का कोई साहित्यकार हमें संस्कृत साहित्य में दिखाई नहीं पड़ रहा, वो इसी काल के दिखाई पड़ रहे हैं, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा गया है। जिनकी कई प्रसिद्ध रचनाएं, चाहे वो अभिज्ञान शकुंतलम हो, रघुवंश हो या कोई सी भी किताब हो, वो सभी की सभी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही है। मेघदूतम भी है। और इसके अलावा जो आगे हमें दिखाई पड़ रही है वह है जो अगली किताब है, कामंदक जैसे विद्वान ने इस काल में नीतिसार लिखा। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई, कई स्मृतियाँ, चाहे नारद स्मृति हो चाहे अन्य जो स्मृतियाँ, वो भी इसी काल में हुई। पुराणों का जो वर्तमान स्वरूप हमें दिखाई पड़ रहा है वो भी इसी काल का है। इसके अलावा अगर हम कहें तो इस काल में अमर सिंह ने अमरकोश लिखी, धर्मंतरी भी हमें इसी काल में दिखाई पड़ रहे हैं। और बहुत सारा जो साहित्य है आप समझ सकते हैं, देवी चंद्रगुप्तम हो चाहे मुद्रा राक्षस हो, विशाखादत्त की दोनों रचनाएं इसी काल में लिखी गई हैं। बादशाह ने कामसूत्र जैसे ग्रंथ की रचना भी इसी काल में की है। तो आचार्य विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र जैसा प्रसिद्ध ग्रंथ भी इसी काल में लिखा। तो साहित्य के क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त काल दिखाई पड़ता है। विज्ञान, अगर विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो ये काल भी काफी उन्नत रहा। दशल्लभ प्रणाली, शून्य की खोज और आर्यभट्ट जैसा प्रसिद्ध गणितज्ञ हमें इसी काल में दिखाई पड़ रहे हैं। आर्यभट्ट जैसा विद्वान जिसने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, वो अपनी खुद की दूरी पर भी घूमती है। ये बहुत बड़ी बात है। आगे चलकर कोपरनिकस और जो
अन्य जो विद्वान थे गैलीलियो वगैरह ने, उन्होंने इसको सिद्ध पाया। तो ये सारी बातें वो पहले किए गए हैं। आर्यभट्ट ने अपनी रचना आर्यभट्टीय में लिखा है। इस महान गणितज्ञ को हमने 19 अप्रैल 1975 को तब श्रद्धांजलि प्रस्तुत की थी जब पहली बार भारत में अपना पहला जो सैटेलाइट है उसका नाम आर्यभट्ट रखा था। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा ज्योतिषाचार 12 मीर भी इसी काल में दिखाई पड़ रहे हैं। बृहद जातक, लघु जातक, ये तमाम जो है ग्रंथ जो है ज्योतिषाचार्य के वो हमें इसी काल में ही दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रह्मगुप्त भी इसी काल की दिखाई पड़ रहे हैं। आगे हम देख रहे हैं कि और भी कई हैं, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने महरौली का लौह स्तंभ बनवाया था। महरौली का जो स्तंभ है ये लोहे का है और ये पिछले 1500 वर्ष से ज्यों का त्यों दिल्ली के महरौली में स्थापित है और इसमें किसी प्रकार की जंग नहीं लगी है। और इसी से पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे वो धातु कला के क्षेत्र में कितने निपुण थे कि बड़ा आश्चर्य आज भी वैज्ञानिकों को होता है कि भाई ऐसा क्या है कि उसमें जंग ही नहीं लगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कला का चरमोत्कर्ष काल भी हमें इसी काल में दिखाई पड़ रहा है। चाहे मृदभांड, चाहे मृद कला हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो या मिट्टी के खिलौने वगैरह बनाना हो, चाहे गुफा में चित्रकारी की गई हो, चाहे मंदिर वगैरह बनाए हों, वो सब इस काल में हमें दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले अगर हम कला के क्षेत्र में मंदिरों की बात करें तो मंदिर जो निर्माण कला है वो इसी काल में स्टार्ट होती है। यानी भारत में पहली बार मंदिरों का निर्माण हमें इसी काल में दिखाई पड़ता है। प्रारंभ में जो मंदिर थे उनकी छतें सपाट हुआ करती थी, बाद में शिखर बनने लगे और शिखर कला का पहला उदाहरण मिलता है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो ललितपुर झांसी साइट है। इसके अलावा भूमरा का शिव मंदिर, नचना कोठार का पार्वती मंदिर, ऐरण के मंदिर और ऐसे बहुत सारे जो मंदिर है, भिलसा के मंदिर है, सांची के मंदिर हैं, बहुत सारे मंदिर हमें इसी काल में दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा हम देखें मंदिर के अलावा अगर चर्चा करें हम चित्रकला, देखिए इस काल की जो प्रसिद्ध गुफाएं, एक है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा जिसकी खोज सन 1818 में डेंजर फील्ड नामक एक अंग्रेज ने की थी और ये बाघ नदी के किनारे धार में है और इसे बौद्ध चित्रों के प्राण कहा जाता है। इसमें जो चित्र बनाए गए हैं बौद्ध धर्म संबंधित तो है, लेकिन वो बहुत से कम लौकिक जीवन पर आधारित है। यानी जो घटनाएं वर्तमान में घटती रहती हैं, जो जैसे सूप में कुछ महिलाएं कुछ फटक रही हैं, कुछ महिला और स्त्री पुरुष जो मिलकर नृत्य कर रहे हैं, सामूहिक नृत्य गान दिखाई पड़ता है। ये सब चीजें हमें इसमें दिखाई पड़ता है बाकी गुफा में। इसके अलावा अजंता की गुफा भी बहुत प्रसिद्ध है जो फर्दपुर गांव जलगांव डिस्ट्रिक्ट में है और जलगांव और औरंगाबाद के पास में है ये। और इसमें गुफा नंबर 16 और 17 जो है गुप्तकालीन है। गुफा नंबर 16 में जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है, यानी डेइंग प्रिंसेस का चित्र मिलता है। तो वहीं साथ में उसमें एक महाभिनिष्क्रमण का भी चित्र है। गुफा नंबर 17 के जो अधिकांश चित्र हैं वह जातक कथाओं से संबंधित है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अजंता की गुफा और बाकी गुफाओं में जो चित्रांकन किया गया है वो विश्व का सर्वश्रेष्ठ चित्रांकनों में से माना जाता है प्राचीन काल के। तो ये भी है। इसमें कला के क्षेत्र में तो चित्रकला, मूर्ति कला, मृदभांड कला, ये तमाम कलाओं का हमें इस काल में विकास दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कहेंगे कि साहित्य, विज्ञान और कला का ये चरमोत्कर्ष काल है। इसके अलावा जो एक है वह है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक पॉइंट और समझिए आप, धार्मिक सहिष्णुता का काल। अगला पॉइंट है इसमें धार्मिक सहिष्णुता का काल। इस पॉइंट को नेग्लेक्ट नहीं करें ना, ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यद्यपि गुप्त शासक वैष्णव मत के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के प्रति उनमें आस्था थी, गरुड़ उनका राजकीय चिन्ह था, बराह की मूर्तियां इस काल में हमें बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ रही हैं और विष्णु के मंदिर भी बहुत दिखाई पड़ रहे हैं जो इस काल बने हैं, सब कुछ था। लेकिन वैष्णव मत के अनुयायी होने के बावजूद भी वे अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु बने रहे। उन्होंने अन्य धर्मों के लोगों को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल
समुद्रगुप्त के समय समझ लीजिए, वसुबंधु नाम का एक बौद्ध विद्वान था जिसे उसने अपने पुत्रों का शिक्षक नियुक्त किया था, जबकि वो बौद्ध था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय हम देखते हैं कि वीरसेन जो शैव था, जो शैव धर्म का उपासक था, जिसका उदयगिरि गुहा लेख से जानकारी प्राप्त होती है, ये जो व्यक्ति है ये उसका प्रधानमंत्री था। इसके अलावा संधि विग्राहक सचिव यानी युद्ध शांति कराने वाला मंत्री यानी विदेश मंत्री भी था। इसके अलावा आम्रकरद्रव एक बौद्ध था, जो याद रहे जो बौद्ध था, लेकिन उसे चंद्रगुप्त ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। कर्मादंड जो लेख अयोध्या से प्राप्त हुआ है, इसमें शिखर स्वामी नाम का एक और भी मिलता है, और वो उसने भी शिव मंदिर की स्थापना करवाई। यानी भले ही ये वैष्णव थे लेकिन अन्य धर्मों के प्रति उदार थे। इनके काल में जैन मूर्तियां, बौद्ध मूर्तियां और बिहार गुहा वगैरह तमाम चीज़ों का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ था, ये हमें मानना होगा। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण था इनकी उदारवादी सोच। और याद रहे कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इसी काल में हमें शैव और वैष्णव जो भक्त संत होते हैं उनके बीच में सामंजस्य दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसी काल में हमें हरिहर की मूर्तियां बनना स्टार्ट दिखाई पड़ रही हैं। हरिहर की मूर्तियां गुप्त काल में बनी। हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव, यानी दोनों मूर्तियां एक साथ, यानी आपस में इनमें सामंजस्य भी हुआ। इसी काल में हमें अर्धनारीश्वर की मूर्तियां भी दिखाई पड़ती हैं, यानी आधे शिव और आधे पार्वती। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में बहुत कुछ जो उदारता दिखाई पड़ी, उसके पीछे बड़ा कारण था उनकी धार्मिक उदारता की नीति। और इसलिए गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहना ज़्यादा समीचीन है, सही प्रतीत होता है, क्योंकि इस काल में हर क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में सम्यक विकास हुआ, समान रूप से विकास हुआ। इसी के साथ में डॉक्टर हृदय शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।